हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेहान्स बायोलॉजी। पिछले कुछ वीडियोस से हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट के बॉटनी और ज़ूलॉजी थ्योरी पेपर्स के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में आज हमारा ये अगला वीडियो है जिसमें हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट के ज़ूलॉजी थ्योरी पेपर के एक टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ बीएससी पार्ट 1 की ज़ूलॉजी लेक्चर्स वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। हमने पिछले वीडियोस में सेल की डिस्कवरी, सेल थ्योरी, सेल स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ सेल जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है और एक वीडियो हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में भी अपलोड किया था, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए उनको। उसी सीरीज़ में हमारा ये आज अगला वीडियो है और इसमें हम एक सेल ऑर्गेनेल को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। उम्मीद है आप बहुत फैमिलियर होंगे, बहुत परिचित होंगे इस नाम से, क्योंकि अगर आपने 11th क्लास में सेल बायोलॉजी पढ़ी थी, एनसीईआरटी में जो सेल बायोलॉजी का सेक्शन है वहाँ पर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस किया गया है, वहाँ पर भी इसके बारे में डिस्कशन था। और इससे पहले अगर आपने 9th या 10th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। अगर नहीं भी जानते कोई दिक्कत नहीं है, आज आप यहाँ पर पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर और अच्छी जानकारी यहाँ से मिलेगी। ये टॉपिक आपके लिए कई वजह से इम्पॉर्टेंट है। एक, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है बीएससी पार्ट 1 में, जिसमें आपसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में बताइए और उसके कार्यों के बारे में बताइए। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है आपके लिए। इसके अलावा इस पूरे टॉपिक में अभी हम देखेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट हैं जिनको अगर आप याद रखेंगे तो एटलीस्ट कोई भी अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तो उम्मीद है कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, गलत नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी आपको जानकारी यहाँ दी जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, उम्मीद है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे कवर होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, माइटोकॉन्ड्रिया। पहला पॉइंट आपके लिए यहाँ पर, थ्रेड लाइक और ग्रैनुलर सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक कोशिकांग है जो थ्रेड लाइक यानी कि धागे के जैसा दिखता है। आप हिंदी में इसको सूत्रवत भी कह सकते हैं, धागे के समान दिखने वाला, या ग्रैनुलर, कण के समान, पार्टिकल के समान दिखने वाला। जो उसका नाम है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, माइटो और कॉन्ड्रियन। माइटो का मतलब होता है थ्रेड, कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रैन्यूल। तो धागे के जैसा दिखने वाला कण या धागे के जैसा दिखने वाला ग्रैन्यूल। तो ये धागे या ग्रैन्यूल के जैसे यानी कि कण के जैसी दिखने वाली संरचनाएं हैं और केवल यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाएंगी। अब वो यूकैरियोटिक सेल चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दोनों तरह की कोशिकाओं में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में पाई जाएंगी। उसके आगे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। अभी जैसे आपसे कहा बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कशन में आएंगे जिनके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। दिक्कत ये है कि स्टूडेंट उनको अलग तरह से रटने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ रटने की कोशिश मत कीजिए, समझिए उस पॉइंट को और उसको जिस तरह से भी पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आप आसानी से उसको वहाँ पर समझ के सही आंसर टिक कर पाएँ, इसके लिए तैयार रहिए। तो यहाँ पर लिखा है एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती। बहुत सारी किताबों में, बहुत नोट्स में लिखा होता है दे आर एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल, यानी कि ये जीवाणु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती हैं। स्टूडेंट अधिकतर इसी सेंटेंस को रट लेते हैं कि ये जीवाणु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती हैं। जीवाणु कोशिकाएं एक तरह की प्रोकैरियोटिक सेल हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के 3 एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं और आपको याद भी रखने चाहिए। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु कोशिकाएं, माइकोप्लाज्मा और नीले हरे शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तीनों अपने आप में प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं। तो जब आपसे यहाँ कहा गया
एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये बैक्टीरिया में भी नहीं होंगी और माइकोप्लाज्मा में भी नहीं होंगी और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी नहीं होंगी। तो केवल आपको बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट रहती हैं, जीवाणु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहती हैं। इसको रटने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप सीधी बात याद रखिए, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती, अगर इसका कारण आप जान लेंगे तो ये बात शायद हमेशा याद रहेगी। प्रोकैरियोटिक वो सेल होती हैं जिनमें ऐसे कोशिकांग नहीं होते हैं जिनके चारों तरफ दोहरी भित्ति होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसे कोशिकांग हैं जिनके चारों तरफ दोहरी भित्ति, इस डायग्राम में देखिए आपके लिए एक डायग्राम यहाँ पर दिया गया है और उसमें दो मेम्ब्रेन दिख रही हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। तो दोहरी भित्ति से घिरे कोशिकांग हैं ये, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। और ऐसे सेल ऑर्गेनेल किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाएंगे। तो केवल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा में ये नहीं होते। हिस्ट्रीज की थोड़ी सी आपके लिए कई पॉइंट्स में बताई गई है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चन सबसे पॉपुलर हैं। एक, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, और दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, या कभी कभी शब्द माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया। तो आइए देखते हैं क्या इन पॉइंट्स में बताया जा रहा है। डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर 1880 इन इंसेक्ट मसल सेल्स, कॉलिकर नेम देम एज सार्कोसोम्स। पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा की गई। इंसेक्ट मसल सेल्स, कीटों की मांसपेशियों की कोशिकाओं में, और उन्होंने इनका नाम सार्कोसोम्स रखा। ये माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के तुरंत बाद जो नाम दिया गया था वो नाम है। अभी हम इस नाम से इसको नहीं जानते, लेकिन कॉलिकर साहब ने, जिन्होंने डिस्कवरी की थी माइटोकॉन्ड्रिया की, उन्होंने ये नाम दिया था। उसके कुछ समय के बाद फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनके लिए नाम फिला रखा, क्योंकि ये फिलामेंट जैसी दिखती थी, इसीलिए फ्लेमिंग ने फिला नाम दिया इनको। और उसके बाद अल्टमान एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बायोब्लास्ट एक नाम इनके लिए दिया। बायोब्लास्ट एक्चुअली नाम जो था वो और भी कई सेल ऑर्गेनेल के लिए उस समय इस्तेमाल हो रहा था, तो अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ये नाम फिक्स कर दिया, लेकिन ये नाम भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। उसके बाद जो अभी हम शब्द इस्तेमाल करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय बेंडा। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द बेंडा के द्वारा दिया गया था, और जो अभी हम नाम इस्तेमाल करते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है, लेकिन उसके कैरेक्टर्स जो हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के जो गुण हैं, अगर उनके आधार पर कहें तो इसके लिए एक और सिनोनिम है, ये नाम याद रखिएगा, कॉन्ड्रियोसोम्स। शायद बहुत सारी किताबों में आप ये नाम पढ़ते होंगे, लेकिन वैसे आपने अगर नाम नहीं सुना है तो इसको याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक शब्द कॉन्ड्रियोसोम भी इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली कॉन्ड्रियोसोम हर उस कोशिकांग को कहते हैं जो कोशिकांग स्वविभाजित होता है, अपने आप को स्वयं विभाजित करता है, उसमें स्वयं विभाजित होने की क्षमता होती है और ऊर्जा का उत्पादन करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है। ये दोनों गुण माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी स्टेन्ड थ्रू जेनस ग्रीन। ये एक डाई का नाम है, एक स्टेन का नाम है। पूरा नाम एक्चुअली इसका जेनस ग्रीन बी है, तो इसके थ्रू आप माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन कर सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप देखने की कोशिश करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया को आसानी से नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें भी आपको इनको पहले स्टेन करना होगा इससे। ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी के लिए उनको किन स्टेन या किस स्टेन के साथ स्टेन किया जाता है, किस डाई के साथ, तो आंसर है जेनस ग्रीन। अगला पॉइंट है उसके बाद, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ रेप्लिकेशन या सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनल, बट देयर आर वेरियस हाइपोथेसिस अबाउट देयर बायोजेनेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया वैसे तो स्वयं विभाजित होने वाली, अपनी संख्या को दुगना कर लेती हैं वो अपने आप को डिवाइड करके। तो कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को विभाजित करेगी, अपने आप को डिवाइड करेगी और अपनी संख्या को बढ़ाएगी। तो नॉर्मली तो वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, लेकिन उनकी उत्पत्ति कैसे हुई,
कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया बनी कैसे, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी तो ये है डी नोवो थ्योरी, ये कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो पहले से पाए जाने वाली कुछ संरचनाओं से अपने आप बनी। तो एक तो हाइपोथेसिस ये है, ये सबसे पुरानी हाइपोथेसिस है और बहुत रिलायबल नहीं है। दूसरी है ओरिजिन फ्रॉम मेम्ब्रेन। एक हाइपोथेसिस में कहा गया कि जो प्लाज्मा भित्ति जैसी भित्तियां हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर, उनसे माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति हुई है। अब वो प्लाज्मा भित्तियां गोल्जी बॉडीज की भी हो सकती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी हो सकती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो सकती है और प्लाज्मा भित्ति भी। तो कई सारे वैज्ञानिकों का ये व्यू था, ये मानना था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो कोशिका के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न भित्तियों से उत्पन्न हुई हैं। एक और हाइपोथेसिस है प्रोकैरियोटिक ओरिजिन। ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा रिलायबल है और इसके बारे में बहुत सारे एविडेंस भी दिए गए, बहुत सारे प्रमाण भी दिए गए या साक्ष्य भी दिए गए। तो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के बारे में जो हाइपोथेसिस है, इसमें कहा गया कि एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति जो है वो किसी प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया जैसी किसी सेल से हुई है और किसी तरह से, किसी वजह से ये संरचनाएं यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गई। तो इस हाइपोथेसिस में ये भी कहा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो यूकैरियोटिक सेल हैं एक्चुअली वो एक तरह से सहजीवी के रूप में रह रही हैं, वो एक तरह से सिम्बायोन्ट के रूप में रह रही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर एक अलग तरह की सेल है और यूकैरियोटिक सेल तो अपने आप में एक सेल है ही। तो इसीलिए इस हाइपोथेसिस के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल, कोशिका के अंदर कोशिका, इस संरचना के रूप में भी जाना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति प्रोकैरियोटिक सेल से हुई है। जो वैज्ञानिक इस मत को मानते हैं उन्होंने इसके संबंध में बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं। उसमें से कई सारे आपके लिए पॉइंट जो यहाँ आप संरचना में देखेंगे वो भी आप समझ सकते हैं। एक, इनके अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो राइबोसोम 70S टाइप के हैं और 70S टाइप के राइबोसोम जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। जैसे कि आपने बैक्टीरिया की कुछ कोशिकाओं में देखा, उनकी प्लाज्मा भित्ति अंदर की तरफ मुड़ती है और अंगुली के जैसी वृद्धियां बनाती है जिनको मीसोसोम्स कहते हैं। वैसी ही वृद्धियां यहाँ पर भी हैं। इसकी भी अंदर वाली भित्ति जगह जगह अंदर की तरफ मुड़ती है और उसकी वजह से अंदर की तरफ उंगली के समान संरचनाएं बनती हैं। तो ये भी एक समानता देखी गई। इसके अलावा इसमें जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं वो अंदर वाली भित्ति पर है और उनमें से कई सारे जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले एंजाइम्स के जैसे हैं। तो काफ़ी सारी समानताएं हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और बैक्टीरिया जैसी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में के बीच में। तो इसीलिए काफ़ी सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो एक्चुअली एक तरह की प्रोकैरियोटिक सेल हैं जो किसी तरह से यूकैरियोटिक सेल के अंदर पहुंच गई और यहाँ पर सहजीवी के रूप में रहने लगी। और ये इनकी उत्पत्ति के संबंध में सबसे ज़्यादा रिलायबल व्यू माना जाता है। लेकिन जो मॉडर्न व्यू है रेप्लिकेशन हाइपोथेसिस, ये आधुनिक मत है। इसमें कहा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपने आप को डिवाइड करके, जो पहले से माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके डिवीजन से नई माइटोकॉन्ड्रिया बनती हैं, यानी कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल है ये और इन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो कोई कंसाइज व्यू नहीं है, कोई एक मत नहीं है, एक राय नहीं है उत्पत्ति के संबंध में। लेकिन ये दो लास्ट वाले जो व्यू हैं ये ज़्यादा रिलायबल हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति जो है, बायोजेनेसिस जो है उनकी, वो या तो प्रोकैरियोटिक सेल से हुई है या फिर वो अपने आप को द्विगुणित जब करती हैं, रेप्लिकेट करती हैं, यही उनकी ओरिजिन का या उनकी उत्पत्ति का जो है वो बिंदु है। माइटोकॉन्ड्रिया की अलग अलग कोशिकाओं में संख्या जो है वो इस बात पर निर्भर करती है कि कोशिका कितनी सक्रिय है, कितनी एक्टिव है। जो फिजियोलॉजिकली ज़्यादा एक्टिव सेल होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और जो थोड़ी इनएक्टिव या निष्क्रिय कोशिकाएं होती हैं उनमें इनकी संख्या कम होती है। अगर आकार किसी कोशिका का छोटा है और वो ज़्यादा सक्रिय भी नहीं है, मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है, तो उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगी। तो यहाँ देखिए, एक माइटोकॉन्ड्रिया पर क्लोरेला सेल। क्लोरेला एक कोश की हरा शैवाल है, बहुत छोटी कोशिका होती है, ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है उसमें, तो इसलिए उसमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है और उसकी एक कोशिका में केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया है।
लेकिन यहाँ देखिए संख्या 5 लाख पर फ्लाइट सेल ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। जो पक्षियों और कीटों की फ्लाइट सेल्स होती हैं, जो उनको उड़ने में सहायता करती हैं, उनके विंग्स के मूवमेंट को, उनके पंखों की गति को नियंत्रित करती हैं, वो कोशिकाएं बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं और उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उसको पूरा करने के लिए उनके अंदर बहुत सारी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। तो जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं, इनकी फ्लाइट सेल्स को बहुत काम करना पड़ता है इनके उड़ान के समय, इनकी फ्लाइट के समय। तो इसलिए उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 5 लाख प्रति फ्लाइट सेल। जिन कोशिकाओं में निष्क्रिय लगभग होती हैं, कोशिका द्रव भी लगभग नहीं होता है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती हैं। जैसे हमारी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, लाल उधिर कणिकाएं जो केंद्रक विहीन हो जाती हैं, मैच्योर होने पर नॉन न्यूक्लियस हो जाती हैं और उनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती हैं। इसके अलावा जैसे हमारे हार्ट की कार्डियक सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, हमारे पूरे जीवन भर ये सेल्स एक्टिव रहती हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऊर्जा की। तो आप इमेजिन कीजिए उनको कितनी माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होगी। हम यहाँ संख्या की बात नहीं करेंगे, इसको आप दूसरे तरह से समझिए। कार्डियक सेल में साइटोप्लाज्म का 40% भाग माइटोकॉन्ड्रिया से बना होता है। ये संख्या में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए क्योंकि कार्डियक सेल को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ये नंबरों को रटने से पहले ये याद रखिएगा कि जहाँ भी कोशिका बहुत सक्रिय होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होगी, और जहाँ कोशिका सक्रिय नहीं होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के लिए पावर हाउस का काम करती हैं। ये उनके लिए ऊर्जा गृह का काम करती हैं और उनको ऊर्जा देने में सहायता करती हैं। जितनी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उतनी ज़्यादा। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद उसकी वाय संरचना की बात करते हैं। आकार उसका लगभग इस रेंज में होता है, 0.75 से 3 माइक्रोमीटर के बीच में। कुछ कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया आपको 4 माइक्रोमीटर तक की लंबाई वाली मिल सकती हैं। डायमीटर उनका अगर गोलाकार है तो कम होता है, 0.2 से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर के बीच में डायमीटर हो सकता है। दूसरी बात ये कि वो अपनी आकृति बदलती रहती हैं। अधिकतर तो वो धागे के समान यानी कि सूत्रवत होती हैं, लेकिन कभी कभी कणयुक्त भी होती हैं, और कोशिका की जैसी स्थिति होती है, वो एक्टिव है तो अलग तरह के आकार में मिलेंगी आपको माइटोकॉन्ड्रिया, और थोड़ी उसकी एक्टिविटी कम हो गई, घट गई एक्टिविटी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति भी बदल जाती है। तो अक्सर ये प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल, बहुरूपी कोशिकाओं के रूप में दिखती हैं, जो अपनी आकृति को लगातार बदलती रहती हैं। तो चेंज देयर शेप्स यानी कि अपनी आकृतियों को बदलती रहती हैं। अब आइए संरचना की बात करते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें। अगर हम किसी माइटोकॉन्ड्रिया को बीच से डाइसेक्ट करें तो हमें आंतरिक संरचना उसकी ऐसी दिखेगी। उम्मीद है आपको डायग्राम में काफ़ी सारे पार्ट्स बहुत क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर हम इसकी संरचना को देखें तो सबसे बाहर ये वाला हिस्सा देखिए, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और उसके नीचे जो ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है, ये इसकी दूसरी मेम्ब्रेन है। दोनों के बीच में गैप है, आउटर और इनर जो मेम्ब्रेन है उनके बीच में गैप है। इसका मतलब ये कि माइटोकॉन्ड्रिया द्विस्तरीय भित्ति से घिरे कोशिकांग हैं, यानी कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। ये ऐसे कोशिकांग हैं जिनके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ये 60 से 75 एंगस्ट्रॉम मोटाई वाली होती हैं, 60 to 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस, स्मूथ एंड यूनिफॉर्म, बाहर से देखने पर एक समान होती हैं, चिकनी सतह वाली होती हैं, कहीं से कोई उभार या वाह्य वृद्धियां नहीं निकलती हैं। कंटेन लेस प्रोटीन्स बट परमिएबल ड्यू टू पोरिन प्रोटीन्स विच फॉर्म चैनल्स टू पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है जो आपको येलो कलर से दिखाई जा रही है, ये थिकनेस में तो लगभग उतनी होती है जितनी इनर मेम्ब्रेन, लेकिन इसमें प्रोटीन्स की मात्रा कम होती है, और जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो इस रूप में पाए जाते हैं। ये नाम याद रखिएगा, पोरिन, PORIN।
तो ये पोरिन नाम के जो प्रोटीन्स हैं वो चैनल्स के जैसे, नलिकाओं के जैसे वो काम करते हैं और आउटर और इनर मेम्ब्रेन को जोड़ते हैं। और वो जो चैनल्स हैं उनसे होकर बाहर से कोई छोटे मॉलिक्यूल आसानी से इन चैनल से होकर, इनर मेम्ब्रेन से होकर और इसके मैट्रिक्स में जा सकते हैं। तो ये जो इसकी संरचना है आउटर मेम्ब्रेन की, उसमें प्रोटीन की मात्रा कम है, लेकिन जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो पोरिन प्रोटीन्स के रूप में होते हैं जो चैनल की तरह काम करते हैं। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परमिएबल होती है। परमिएबल हिंदी में कहते हैं पारगम्य, जो अपने से आर पार अणुओं को आने जाने दे, विच परमिट द मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट। तो ये छोटे मॉलिक्यूल को अपने से पास होने देती है और उसका कारण ये है पोरिन प्रोटीन्स जो वहाँ पर चैनल्स के रूप में होते हैं। इसके बाद इनर मेम्ब्रेन जो है उसकी बात करते हैं। वो इनर मेम्ब्रेन जो है उसकी भी मोटाई लगभग उतनी ही है, 60 से 75 एंगस्ट्रॉम के बीच में, लेकिन ये फोल्डेड होती है, मुड़ी होती है एंड फॉर्म फिंगर लाइक इन्वेजिनेशंस कॉल्ड क्रिस्टी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि ये जो आपको ब्लू कलर से दिखाई जा रही है मेम्ब्रेन, ये एक्चुअली एक ही मेम्ब्रेन है पूरी, लेकिन वो जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर देखिए अंदर की तरफ मुड़ गई है और अंगुली के जैसे उसने ये संरचनाएं अंदर की तरफ मुड़कर बनाई हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो सरफेस एरिया है, इसका जो इसका सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है और उसके ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रेस्पिरेटरी एंजाइम उतने ज़्यादा होंगे और उसके बाद वो जो रिजर्व फूड है उसका ऑक्सीडेशन तेज़ी से करेंगे, तेज़ी से ऊर्जा का निर्माण होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है, जिसके लिए आप उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो ये जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई अंगुली के समान संरचनाएं दिख रही हैं, इनको क्रिस्टी कहते हैं। अब ये क्रिस्टी जो है वो दो तरह की हो सकती हैं। अगर वो प्लांट सेल के अंदर है, यानी कि पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, तो वो ट्यूबुलर होती हैं, नलिकाकार। और अगर वो किसी एनिमल सेल की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है तो वो प्लेट लाइक होती हैं, प्लेट के जैसी चपटी। कुछ सेल बायोलॉजी की बुक्स में आपको एक और यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा। प्लांट सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी होती हैं, काफ़ी सारे साइंटिस्ट और राइटर्स उनको अपनी किताबों में उन्होंने ट्यूब्यूली कहा है, और जो प्लेट लाइक क्रिस्टी हैं वो एनिमल सेल में जो होती हैं उनको नॉर्मली क्रिस्टी ही कहा है। तो हम उन दोनों नामों को अलग अलग इस्तेमाल ना करके हम केवल क्रिस्टी नाम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि प्लांट सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी हैं वो ट्यूबुलर होती हैं, नलिकाकार, जैसे यहाँ दिख रही हैं, और जो एनिमल सेल हैं उनमें वो प्लेट के जैसी थोड़ी सी चपटी होती हैं। रिच इन प्रोटीन्स 70 to 75%। ये जो क्रिस्टी हैं और क्रिस्टी के रूप में जो इनर मेम्ब्रेन है, इसमें प्रोटीन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जो इसका रासायनिक संगठन है उसमें 75% तक हिस्सा प्रोटीन का बना है। तो आउटर मेम्ब्रेन की तुलना में जिसमें कम प्रोटीन थे, इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और उसमें भी खासतौर से एक साथ में फॉस्फोलिपिड है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड है, नाम याद रखिएगा, कार्डियोलिपिन। ये कार्डियोलिपिन नाम के जो फॉस्फोलिपिड हैं वो इनर मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उनको डबल फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं, और वो फॉस्फोलिपिड जो हैं वो इसको इम्परमिएबल बनाते हैं। तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा पॉइंट हो गया। नीट जैसे और काफ़ी अच्छे बड़े एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वो परमिएबल है क्योंकि उसमें प्रोटीन्स की मात्रा कम है, और उसमें पाए जाने वाले जो पोरिन प्रोटीन्स हैं वो चैनल के रूप में काम करते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है और उसके साथ में बहुत ख़ास तरह के फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये नाम याद रखिएगा, कार्डियोलिपिन्स। और ये कार्डियोलिपिन्स नाम के जो प्रोटीन फॉस्फोलिपिड्स हैं ये इनर मेम्ब्रेन को इम्परमिएबल बनाते हैं, अपारगम्य बनाते हैं। कुछ सेल्स में इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल हो जाती है, कुछ में सेमी परमिएबल हो जाती है, लेकिन काफ़ी सारी सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में ये लगभग इम्परमिएबल होती है। लेकिन ज़्यादातर साइंटिस्ट का मानना है ये टोटली इम्परमिएबल नहीं होती है, या तो सेमी परमिएबल हो जाती है या सिलेक्टिवली परमिएबल हो जाती है, लेकिन उतनी परमिएबल नहीं होती है जितनी की आउटर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वो परमिएबल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के इस डायग्राम में देखिए, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो ये खाली जगह है, जो स्पेस है जिसको
पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा गया। ये लगभग खाली होता है, कुछ ही तरह के इसमें एंजाइम्स होते हैं, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, भले ही वो उसने उंगली के जैसी फिंगर लाइक उसने क्रिस्टी बनाई हुई है, लेकिन उसके अंदर का जो हिस्सा है उसमें एक सेमी सॉलिड और बहुत गाढ़ा प्रोटीन और जल से बना हुआ एक पदार्थ भरा है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो अपने अंदर की तरफ एक चैम्बर को घेरे रहती है जिसको इनर चैम्बर कहते हैं, और उसमें एक मैट्रिक्स भरा रहता है। तो इनर चैम्बर रिमेन फिल्ड विद सेमी सॉलिड सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो है वो प्रोटीन और जल से बना हुआ एक मिश्रण है, अर्ध ठोस अवस्था में है और दानेदार ग्रैनुलर दिखता है वो, और पूरा अंदर का चैम्बर उससे भरा रहता है। उसमें आपको क्रिस्टी और उसके साथ में ये उसकी जो सतह है उसके ऊपर जो संरचनाएं लगी हैं वो दिखाई देंगी। इसकी अभी हम बात करेंगे। आइए देखते हैं कि मैट्रिक्स में क्या क्या होता है। रासायनिक रूप से तो ये प्रोटीन और जल का बना होता है, लेकिन इसके अंदर 70S राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और आरएनए और उसके साथ में काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं। ये जो इसके घटक हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 70S राइबोसोम ये एक साक्ष्य है इस बात का कि जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम होते हैं, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70S राइबोसोम होते हैं। इसी समानता के कारण बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली एक तरह की प्रोकैरियोटिक सेल है। तो 70S राइबोसोम जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं मैट्रिक्स वाले भाग में। और याद रखिएगा, ये आपके लिए एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट है। जो मैमेलियन सेल है, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं कोशिकाओं में, उनमें 70S राइबोसोम नहीं होते, बल्कि उनके अंदर 50S राइबोसोम होते हैं। ये मैमेलियन सेल में पाई जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया का कैरेक्टर है कि उनके अंदर 55S राइबोसोम होते हैं। हर कोशिका के केंद्रक में यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारा डीएनए होता है जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है। किसी कोशिकांग के अंदर डीएनए नहीं पाया जाता माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अलावा। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी बात करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। अगेन फिर से ये एक प्रोकैरियोटिक सेल के साथ इसकी समानता है, क्योंकि इसका जो डीएनए है वो गोलाकार और द्विसूत्री होता है। द्विसूत्री और गोलाकार डीएनए जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले डीएनए की विशेषता है, और वैसा ही डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो भी द्विसूत्री होता है और गोलाकार होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में 17,000 बेस पेयर्स होते हैं। जो इसके अंदर जो लंबाई है इसके सूत्र की, उस पर 17,000 बेस पेयर होंगे, और लगभग 37 जीन्स 37 जीन्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो इसके प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर आरएनए भी है। तो आरएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और राइबोसोम, ये तीनों चीज़ें मिलकर कहलाती हैं प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। यानी कि ये तीनों वो घटक हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। तो किसी भी कोशिका में जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तो वहाँ पर डीएनए के पास जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है उसको आरएनए के पास ट्रांसफ़र किया जाता है, और उसकी सहायता से राइबोसोम की सतह पर अमीनो एसिड्स को जोड़कर एक चेन बनती है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और वही चेन आगे चलकर अपने आप को फोल्ड करती है और उससे प्रोटीन का अणु बनता है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आपको डीएनए, आरएनए और राइबोसोम की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर वो तीनों पाए जाते हैं। ये जो मैट्रिक्स वाला भाग है इसमें देखिए, ये गोलाकार द्विसूत्री डीएनए के अणु हैं जिनको हमने एम्प्टी डीएनए लिखा है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो ये डीएनए है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसी मैट्रिक्स में बहुत सारे आरएनए भी होंगे, और ये राइबोसोम है इसके अंदर जो 70S टाइप के हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका द्रव में होने वाले प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, माना जाता है लगभग 40 प्रकार के प्रोटीन्स की आवश्यकता माइटोकॉन्ड्रिया को पड़ती है, और उसमें से लगभग 27 से 29 प्रकार के प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए स्वयं बना लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया
केंद्रक पर या कोशिका द्रव पर निर्भर नहीं है अपने प्रोटीन निर्माण के लिए। वो अपना प्रोटीन खुद बनाते हैं और वो अपने आप को द्विगुणित भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी संख्या को भी बढ़ा सकते हैं। दूसरे कोशिकांग केंद्रक पर निर्भर करते हैं अपने निर्माण के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक पर निर्भर नहीं करता है, वो अपनी संख्या को बढ़ाता है खुद अपने द्विविभाजन द्वारा। तो ये दो जो कैरेक्टर हैं, अपने लिए प्रोटीन खुद बनाना और अपने आप को विभाजित करके अपनी संख्या को बढ़ाना, इसी वजह से याद रखिएगा ये बात, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। सेमी ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो अपने आप पर निर्भर हो, स्वयं निर्भर, आत्मनिर्भर। और सेमी ऑटोनॉमस का मतलब जो लगभग अपने आप पर ही पूरी तरह से निर्भर हो, लेकिन किसी कार्य के लिए उसको दूसरे पर भी निर्भर रहना पड़े। तो थोड़े से कार्य हैं, 30% आप मान लीजिए, जिसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक पर निर्भर है, बाकी अपने काम खुद करता है। बाकी कोशिकाओं के साथ ऐसा नहीं है, वो वो केंद्रक पर निर्भर होते हैं पूरी तरह से। तो ये बात याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है। अच्छा, क्या आप जानते हैं इसके अलावा भी कोई सेल ऑर्गेनेल है कोशिकाओं में जो सेमी ऑटोनॉमस है? जी हाँ, एक कोशिकांग और है, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। वो भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है, वो भी सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, उसमें भी प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो वो भी एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि यूनिवर्सल है, चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होंगे और इनका रेप्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये ज़्यादा बेहतर सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन पाए जाते हैं मैट्रिक्स वाले भाग में, उसमें से बहुत सारे प्रोटीन रेस्पिरेटरी एंजाइम की तरह काम करते हैं। आप जानते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें 3 चरण होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसमें से जो 2 चरण हैं, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, वो दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं और उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनको हम रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की ओर जो क्रिस्टी नाम की अंगुली के समान फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिखती हैं, उनकी सतह पर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। छोटे छोटे यहाँ आपको डायग्राम में ब्राउन कलर से दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे, उनको जो है क्रिस्टी की सतह पर जो पाए जाते हैं इस तरह के पार्टिकल, उनको एलिमेंट्री पार्टिकल या F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स कहते हैं। तो जितनी भी क्रिस्टी यहाँ पर आपको दिख रही हैं, हर क्रिस्टी की सतह पर एक निश्चित दूरी पर, लगभग 10 नैनोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से ये F1 पार्टिकल लगे होते हैं। और एक F1 पार्टिकल को अगर आप देखें तो उसकी संरचना में ये वाला हिस्सा उसका हेड होता है, ये उसका स्टॉक है और ये उसका बेस है। तो ये देखने में आकृति बिल्कुल टेनिस रैकेट के जैसी, जो लॉन टेनिस होता है उसमें जो रैकेट इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसके जैसी आकृति लगती है। ऊपर एक हेड है, 8.5 नैनोमीटर का उसका व्यास है, उसके साथ में ये एक छोटा सा अक्ष या स्टॉक है, ये लगभग 5 नैनोमीटर का है, और नीचे ये आधार है जो लगभग 11 नैनोमीटर का है। तो ये जो क्रिस्टी की सतह पर F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल कहते हैं इनको, और एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं और ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। ये एक निश्चित दूरी पर होते हैं और एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 1 × 10⁴ इतनी संख्या में एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। इनके लिए याद रखिएगा ये एटीपेज की तरह काम करते हैं, यानी कि इन पार्टिकल्स की सतह पर एटीपी का निर्माण होता है और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसके लिए एंजाइम इनर मेम्ब्रेन पर यानी कि क्रिस्टी पर पाए जाते हैं, वो भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स से कनेक्ट रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, वो याद रखिएगा कि ये एटीपी सिंथेसिस में सहायता करते हैं। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो एक तरह से एनर्जी कॉइन की तरह काम करने वाले अणु हैं, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी अणुओं का निर्माण करना, और उसमें ये F1 पार्टिकल सहायता करते हैं। अगेन आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी अणुओं का निर्माण कहाँ होता है। तो F1 पार्टिकल याद रखिएगा, उसकी सतह पर एटीपी अणु जो हैं वो निर्मित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बाद आइए इसके रासायनिक संगठन के बारे में बात करते हैं, इसके केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में।
तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें मुख्य घटक जो है, मेन कंपोनेंट, वो प्रोटीन्स हैं। 60 से 70%, 60 to 70% पार्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके अलावा 25 से 30% इसमें लिपिड्स भी होते हैं, वसा, 5 से 7% आरएनए और 2 से 3% डीएनए भी होते हैं। इन रासायनिक घटकों के अलावा इसमें बहुत सारे बाईवैलेंट आयंस भी होते हैं, जिसमें मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीज आयन है, कैल्शियम आयन है, इसके अलावा फॉस्फेट आयंस हैं। ये आयंस इसलिए हैं क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं उनमें से बहुत सारे एंजाइम्स के लिए ये आयंस एक्टिवेटर के रूप में कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों की अगर हम बात करें तो कई सारे कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करती है, लेकिन जो सबसे प्रमुख कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया का वो एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा का निर्माण, और इसी एक कार्य के कारण इसको पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। याद रखिएगा इस पॉइंट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, क्योंकि वो ऊर्जा का निर्माण करती है। कैसे करती है? हमारे शरीर में या किसी भी जीवधारी के शरीर में जो भोजन पहुंचता है उसका ऑक्सीडेशन करती है माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद जो ऊर्जा निर्मित होती है उसको एटीपी अणुओं के रूप में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी कॉइन्स कहलाते हैं। एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एक्चुअली एक तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इनके रूप में वो ऊर्जा को संचित कर लेती है। ये हाई एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं और इनके अंदर हाई एनर्जी कंटेनिंग बॉन्ड्स होते हैं, फॉस्फेट बॉन्ड्स। जब उन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, तो उनसे ऊर्जा निकलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सारे शरीर में जो कोशिकाओं में जो भोजन पहुंचता है उसका ऑक्सीडेशन करके उससे ऊर्जा निर्मित करती है और उस ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित कर लेती है। जब भी कोशिका को ज़रूरत होगी ऊर्जा की, एटीपी अणुओं का अपघटन करेगी कोशिका और उससे ऊर्जा ले लेगी। तो ये ऊर्जा के सिक्के एनर्जी कॉइन्स की तरह काम करते हैं और इनका निर्माण और संचय माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिस विधि से ऊर्जा का निर्माण करती है उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन करती है और उसके बाद ऊर्जा का निर्माण करती है, जिनको एटीपी के रूप में संचित किया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, याद रखिएगा। एक और इसका कार्य है सेल डेथ में सहायता करना, जिसको हम एपोप्टोसिस भी कहते हैं। ये शायद आपके लिए एक नया शब्द होगा। आपको मालूम है हमारा शरीर कम से कम 4 से 5 मिलियन कोशिकाओं का बना है और हर रोज़ कई लाख कोशिकाएं हमारे शरीर की जो हैं वो नष्ट होती हैं और नई बनती हैं। तो जो पुरानी कोशिकाएं हैं जो किसी तरह से डैमेज हो गई हैं, जिनके न्यूक्लियस जो है या क्रोमोसोम डैमेज हो गए हैं, तो शरीर उन कोशिकाओं को अलग कर देता है, यानी कि कोशिकाओं को जो है वो रिलीज कर दिया जाता है और उनको नई कोशिकाएं रिप्लेस कर देती हैं। तो पुरानी डैमेज कोशिकाओं को समाप्त करना वो सेल डेथ या एपोप्टोसिस कहलाता है। और अब नई रिसर्च से ये पता चला है कि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें बहुत सहायता करता है। कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज साइटोक्रोम सी विच एक्टिवेट एंजाइम कैस्पेज, नाम याद रखिएगा ये एंजाइम कैस्पेज, जो एक तरह का प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है विच इन्वॉल्व इन डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स। तो जब किसी भी कोशिका को नष्ट करना होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर से एक तरह का साइटोक्रोम जो है उसको रिलीज करता है, जो एक्चुअली साइटोक्रोम सी होता है। ये एक्टिवेटर का काम करता है इस एंजाइम के लिए, एंजाइम कैस्पेज। और ये एंजाइम प्रोटीन का अपघटन करने वाला यानी कि एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, एक तरह का प्रोटीएज है। तो ये कैस्पेज एंजाइम जो है वो कोशिका के कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा भित्ति, कोशिकांग, इनको नष्ट करने में सहायता करता है और उसके बाद कोशिका की डेथ हो जाती है, यानी कि एपोप्टोसिस हो जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हीट प्रोडक्शन या एनर्जी प्रोडक्शन के अलावा एक इंपॉर्टेंट काम जो करता है वो एपोप्टोसिस का है। हीट प्रोडक्शन जो है वो भी एक महत्वपूर्ण कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया का। ऊष्मा का निर्माण, हम आप जानते हैं जब हमें सर्दियों के मौसम में सर्दी लगती है तो हमारे शरीर में शिवरिंग होती है, कपकपी छूटती है, जिससे कि हमारे शरीर में थोड़ी सी ऊष्मा का निर्माण, हीट का प्रोडक्शन होता है, जिससे हमें कम सर्दी महसूस होती है। लेकिन बिना कपकपाए हुए,
बिना शिवरिंग के, विदाउट एनी शिवरिंग, आपके शरीर में ऊष्मा का निर्माण यानी कि हीट प्रोडक्शन हो सकता है और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया सहायता करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे शरीर में ख़ास तरह की फैट होती है स्किन के नीचे, जिसको ब्राउन फैट कहते हैं। तो ये जो ब्राउन फैट है इसका ऑक्सीडेशन करके हमें ज़रूरत पड़ने पर ऊष्मा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो करके देता है। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य है, हीट प्रोडक्शन। ये ब्राउन फैट वैसे जो बच्चे होते हैं, जो बेबीज़ हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, उनके शरीर में बहुत ज़्यादा होती है और उनके अंदर लगातार ऊष्मा का निर्माण होता है, इसीलिए उनका शरीर थोड़ा ज़्यादा गर्म रहता है वयस्कों की तुलना में। तो ये कुछ प्रमुख कार्य हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। जो नई रिसर्च हुई है उनके अकॉर्डिंग एक चीज़ और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जब एटीपी का निर्माण करता है और वहाँ से रिलीज़ करता है ऊर्जा को, तो बहुत बार ऐसे रेडिकल्स बनते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ बनते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देते हैं। जितना भी म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन न्यूक्लियस पर, उसका ज़्यादातर प्रभाव माइटोकॉन्ड्रिया पर पड़ता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत आसानी से डैमेज हो जाती हैं और डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो आगे चलकर दुष्प्रभाव ये होता है कि आपको कई सारे रोग जो है लग जाते हैं। तो अभी ये माना जा रहा है कि ये जो कुछ रोग हैं जिनके होने में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है, माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका है। पार्किंसन रोग है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, शाइजोफ्रेनिया है, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है। ये कुछ ऐसे रोग हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस कहलाती हैं। नाम एक बार फिर से सुन लीजिएगा, याद रखिएगा। पार्किंसंस डिजीज, बाइपोलर डिसऑर्डर, शाइजोफ्रेनिया, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। पार्किंसन डिजीज बहुत कॉमन है, आपने सुना है। तो ये जो डिजीजेज हैं ये माना जा रहा है कि डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया के कारण होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में कोशिकाओं के अंदर एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, जैसे ऊर्जा का निर्माण करना, हीट प्रोडक्शन करना, और उसके अलावा कुछ रोगों के लिए भी वो उत्तरदायी है, कुछ रोगों के लिए भी जिम्मेदार है जब वो डैमेज हो जाता है। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया। उम्मीद है अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नोट्स बनाने होंगे तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट्स अगर आपको तैयार करने हैं, याद करने हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट्स आए हैं। उम्मीद है आपको वो समझ आए होंगे, नोट किए होंगे आपने, और उनको याद करिएगा। ज़रूर आपको अपने एग्जाम में मिलेंगे। अगर माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो जितना आपको इस वीडियो में डिस्कस हमने किया है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, उनमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में। अगर आप आज पहली बार रेहांस बायोलॉजी को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ही लोगों के लिए, ये BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट और आपके लिए हेल्पफुल एक चैनल है जिसमें आपको ज़ूलॉजी बॉटनी के लेक्चर से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। अगले किसी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एक और किसी सेल ऑर्गेनल, राइबोसोम, लाइसोसोम जैसे किसी सेल ऑर्गेनल को डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ जो पिछले वीडियोज़ हैं अगर आप उनको भी साथ में देखें तो एक सीरीज़ में आप सारे कोशिका की संरचना, उसके कोशिकांग और उसके आगे के जो वीडियोस हम लाएंगे न्यूक्लियस के बारे में, DNA RNA के बारे में, उनके बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे और समझेंगे तो आपको अपना सिलेबस जल्दी तैयार करने में बहुत आसानी होगी। BSc पार्ट 1 के सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम, जैसा कि उम्मीद है शायद जनवरी के लास्ट या फरवरी के पहले हफ्ते में होंगे, तो अभी आपके पास समय है। याद कीजिए इन टॉपिक्स को, अच्छी तरह नोट्स बनाइए, और जो कुछ भी आपको यहाँ वीडियोस में दिया जा रहा है उसकी हेल्प लीजिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए रेहांस बायोलॉजी को।